हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 3 जो कि था उसे मैंने थ्योरी और प्लस कॉन्सेप्ट और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी मैंने अपलोड कर दी है, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में तैयार कर दी गई है। आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे यहाँ रखवा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर 4 जो कि है क्या, धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एवं नॉन मेटल। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने पेन, आप पेन से लिख रहे होंगे तो जो पेन की नीब है, नीब का मतलब होता है नोक, वो किस चीज़ की बनी है। आप लोग देखिए पहले पेन को अपने, हाँ वो लोहे की बनी है, ठीक है। कहीं कहीं पीतल की भी बनी होती है। तो पीतल लोहा होता क्या है, वो एक धातु है। अब जरा पेन के ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे सामने एक पेन है, तो पेन के ऊपर वाले हिस्से को देखें तो ये प्लास्टिक की बनी है। प्लास्टिक बेसिकली होता क्या है, प्लास्टिक होता है अधातु, यानी कि नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, धातु क्या है, धातु के गुण क्या है, धातु के हमारे जीवन में उपयोग क्या है, और इसी के संदर्भ में हम अधातु को भी देखेंगे, यानी अधातु क्या है, अधातु के उपयोग और उनकी जो रसायन में उपयोगिता है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। देखिए पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, जैसे ये इस दुनिया में जो कुछ भी है वो क्या है, वो पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, जैसे मैं पेन लिया हूँ या मेरा शरीर ही है, मैंने कुछ स्थान घेरा हुआ है, ठीक है, मैं किसी स्थान पर खड़ा हुआ हूँ। तो यानी कि जो वस्तु, जो निकाय, जो कुछ भी है जो स्थान घेरता हो, जिसके अंदर भार होता है, भार का मतलब होता है स्थिरता, स्थिरता का मतलब होता है, जैसे मैंने ये पेन छोड़ दिया अपने हाथ में, तो ये मेरे हाथ में स्थिर है। जब मैं इस पर बाह्य कारक यानी बाह्य कुछ लगाऊंगा तो ये मूव करेगा यानी हिलेगा, ठीक है। तो ये जो बिना बल लगाए ऐसे स्थिर पड़ी है, वही इसका क्या है, भार। और इसे जड़त्व भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता किसे कहते हैं, देखिए मूर्खता का मतलब होता है, मूर्ख कौन होता है, मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो जड़ बुद्धि होता है। आपने अगर आप गांव के बैकग्राउंड से होंगे तो आपने ये वर्ड जरूर जरूर सुना होगा कि जड़ बुद्धि का है आदमी, ठीक है, फुलिस, इडियट, ठीक है। तो उसका दिमाग स्थिर रहता है, यानी कि वो कुछ सोच समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो वही उसी पे लिया गया है क्या, जड़त्व, ठीक है। तो जिन वस्तुओं में क्या द्रव्यमान होता है, भार होता है, स्थिरता होती है और ये जड़त्व होता है। जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्सिया, ठीक है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं, वो किस श्रेणी में आती हैं, वो श्रेणी में आती हैं पदार्थ के, ठीक है। देखिए जो अगर आप परिवार में होंगे तो आपके दादा भी होंगे। जैसे रसायन है, रसायन को अगर एक परिवार मानूं तो एक रसायन का दादा भी होता है। वो कौन थे, वो जे बर्जीलियस साहब थे, रसायन के ग्रैंडफादर। कौन थे, जे बर्जीलियस। पिता कौन थे, पिता थे लेवाइजियर। देखिए लेवाइजियर के बारे में हम आपको अध्याय 6 में बताएंगे कि इन्होंने किया क्या था। इन्होंने कोई भी वस्तु जलती कैसे है उसके बारे में किसने बताया था, हमारे लेवाइजियर साहब ने। बर्जीलियस ने क्या किया था, बर्जीलियस ने पदार्थों को धातु एवं अधातु दो श्रेणियों में बांटा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पदार्थ का सर्वप्रथम विभाजन धातु और अधातु में बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। धातु क्या होता है, यानी व्हाट इज मेटल। देखिए ऐसे पदार्थ जो ध्वनिक, चमकदार, आघातवर्धनीय, तन्य, क्रियाशील और मजबूत तथा ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए मैं आपको इन शब्दों का मतलब समझाता हूं। जैसे मैंने एक हाथ में एक सिक्का लिया है और एक हाथ में मेरे ग्लास है, ठीक है, मैंने इसे बजाया तो आपको कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई। साउंड का मतलब होता है कुछ ध्वनि आपके कानों में पड़ी। तो ये जो नेचर है, जो ध्वनि निकालने की जो प्रकृति है वो क्या है, वो ध्वनिक होती है, ठीक है। चमकदार का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं सिक्का देखूं तो ये मुझे चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे आपने सोना देखा, आपने सोना देखा होगा, सोना आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ये जो प्रकृति है ये क्या है,
ये उसको उसकी चमक को दिखाता है। ठीक है, आघातवर्धनीय का क्या मतलब होता है, जैसे जब आप छोटे रहे होंगे या इस उम्र में भी बहुत से बच्चे करते हैं, आप सिक्के को क्या करते हैं, ट्रेन की पटरी के नीचे रख देते हैं। जब ट्रेन उस पर से जाती है तो ये जो सिक्का होता है बहुत पतले में फैल जाता है। तो दाब के कारण या किसी कारण से धातु का फैल जाना क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, तन्य होने का क्या मतलब है, जैसे रबड़ को आघातवर्धनीय नहीं किया था, रबड़ को ताना जाता है। वैसे जैसे कि अगर मैं ये तार खोलूं तो आपको तांबे के तार दिखेंगे। जैसे तांबे की प्लेट होती है, तांबे के प्लेट को अगर मैं थोड़ा सा खोलता जाऊं तो तार के रूप में अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, मतलब कि तार के रूप में अगर मैं उसको बना दूं, तो वो जो प्रकृति होती है वही होती है तन्यता। ठीक है, क्रियाशील का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना। जंग का मतलब होता है लोहे पर लाल रंग की आपने परत देखी होगी। ऐसा होता क्यों है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वातावरण है, यानी जो हमारे सामने ये एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो धातु होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, और क्रिया कर क्या बनाती है, जैसे मैं Fe का अगर एग्जांपल लूँ, मतलब लोहे का एग्जांपल लूँ, देखो लोहे को केमिस्ट्री में Fe से दिखाते हैं। ये इसलिए दिया गया, जैसे आपको नाम क्यों दिया जाता है, आपकी पहचान के लिए। ऐसा ही जैसे जो लोहा शब्द है ये हम लोग के यहाँ यानी इंडिया का शब्द है, लेकिन जो Fe शब्द है यानी कि फेरस या फेरिक, इसे कहीं कहीं फेरस और कहीं कहीं फेरिक लिखा रहता है। देखिए, इसका मतलब आप लोग अपर क्लास में यानी 9th या 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फेरस और फेरिक जो नाम है वो आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, आप अमेरिका में भी पढ़ेंगे, आप ब्रिटेन में, मतलब हर जगह आपको यही शब्द लोहे के लिए मिलेगा। तो इसलिए इसे Fe नाम ही दे दिया गया कि बच्चों को, जैसे आप में से ही कुछ बच्चे बाद में बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, जो नासा में काम करेंगे, जो इसरो में काम करेंगे, तो होगा क्या कि वो लोग लोहा नहीं बोलेंगे। अगर आप किसी साइंटिस्ट से या किसी बड़े आदमी से मिले होंगे तो वो लोहा नहीं बोलता, वो बोलता है फेरस। ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, और कुछ मात्रा इसमें नमी की भी होती है, यानी कि नमी का मतलब होता है पानी। ठीक है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ये बनता क्या है, Fe2O3.XH2O। यक्स क्या डिनोट करता है, यक्स यह डिनोट करता है कि पानी की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो ये है क्या, यह है जंग का सूत्र। जो लोहे पर लाल रंग की परत चढ़ी होती है ना, वही है ये। साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम उसे ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ये जो मैंने क्रियाशीलता समझाई आप समझ गए होंगे। मजबूत का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक प्लास्टिक को एक लोहे की वस्तु से टकराऊं तो प्लास्टिक टूट जाएगा ना। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक कमज़ोर है। आपके सामने अगर आपको किसी पहलवान व्यक्ति से लड़ा दिया जाए तो आप तो टूट जाएंगे, आप तो हार जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि वो मजबूत है। मजबूत का मतलब होता है उसकी ताकत, उसकी क्षमता। ठीक है, और ऊष्मा विद्युत के सुचालक। ऊष्मा का मतलब होता है कि ताप, यानी कि अगर मैं प्लास्टिक को जलाऊं तो वो तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ लोहे की वस्तु को उसी ताप पर जलाऊं तो क्या होगा। जैसे अगर मैं मान लूँ ये कोई लोहे की वस्तु है, मैं यहाँ पर उसे अग्नि दूँ, मैं यहाँ इसे आग को लगाऊं तो मुझे यहाँ पर भी जलन होगी। क्यों, क्योंकि ये जो ऊष्मा है, जो ताप है, जो गर्मी है, वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, वही कंडीशन, वही शर्त जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत में भी लागू होती है। हम जो, जैसे ये आपको तार दिख रहा है, तार के अंदर तांबा है, आप लोग जानते हैं। तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि तांबा क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो करंट यानी कि धारा, विद्युत धारा होती है, वो धातु के माध्यम से कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, तो वही होता है कि जो विद्युत और ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चालन कहलाता है। जो पदार्थ ले जाते हैं वो सुचालक, जो नहीं ले जा पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक नहीं ले जा पाता है। आप लोग अगर सुने होंगे कि जब कोई व्यक्ति बिजली के यंत्र को बनाने आता है
तो क्या करता है, उसे चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चप्पल पहनने से हमें करंट कम लगने की संभावना होती है, ठीक है। इसलिए जो धातु होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, पर जो अधातु होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। देखिए इसी में आपके सामने पेंसिल पड़ी होगी, जो पेंसिल की निब है यानी पेंसिल की नोक है ग्रेफाइट, वो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस है, उसे हम लोग बाद में आपको समझाएंगे कि क्यों ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। वो उसकी संरचना पर निर्भर करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है धातु का, जैसे लोहा, चांदी, तांबा। लोहा को मैंने बताया किससे डिनोट करते हैं, Fe से। चांदी को किससे डिनोट करते हैं, Ag, ठीक है। और तांबे को Cu का मतलब कॉपर, ठीक है। आगे क्या होता है, अधातु क्या होता है, यानी नॉन मेटल, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो भंगुर, कमजोर, अनअभिक्रियाशील, चमकहीन और विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। भंगुर होने का मतलब होता है, अगर आपने लड्डू देखा होगा, जब आप लड्डू लेते हैं तो अगर थोड़ा सा उस पर हम दबाव डालें तो लड्डू फूट जाता है। क्यों? यही जो कारण है, यानी जो फूट जाता है, टुकड़ों टुकड़े में टूट जाता है, यही है भंगुरता, ठीक है। कमजोर का मतलब होता है कि कमजोर किसी के सापेक्ष देखते हैं, यानी अगर मैं एक पहलवान व्यक्ति और एक व्यक्ति को आमने सामने रखूं तो पहलवान व्यक्ति उस कमजोर व्यक्ति के सापेक्ष मजबूत होगा, और वो जो कमजोर व्यक्ति है किसके सापेक्ष कमजोर है, उस पहलवान के सापेक्ष। यानी पहलवान के लिए वो व्यक्ति कमजोर होगा और कमजोर के लिए वो पहलवान मजबूत होगा, ठीक है। अनअभिक्रियाशील का मतलब होता है, जैसे अगर मैं प्लास्टिक को ऐसे रख दूं तो प्लास्टिक में तो जंग नहीं लगती है, यानी प्लास्टिक तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, यही है उसका अनअभिक्रियाशील नेचर, ठीक है। चमकहीन का मतलब होता है, जैसे मैंने प्लास्टिक की वॉच पहनी है, देखिए आप देखें तो लोहे में चमक है, पर जो प्लास्टिक और जो अदर पार्ट्स हैं जो कि अधातु हैं उसमें चमक नहीं है, तो यही है चमकहीन नेचर। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मैंने बताया चप्पल का एक अच्छा एग्जांपल आपको दिया, ग्रेफाइट को छोड़कर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। धातु की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, अब मैं इस लाइन में आपको थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा। धातु ऑक्सीजन, जल इत्यादि से क्रिया करता है। जैसे मैंने लोहे का एग्जांपल दिया, वैसे आप किसी और भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यने का। यने क्या करता है, ये जल से क्रिया करके NaOH बनाता है, NaOH, ठीक है। और कुछ मात्रा में H2 गैस भी कभी कभी रिलीज करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, वो जो चूना आप लोग लगाते हैं ना, जैसे आपके सामने जो दीवार पेंट की गई है उसके अंदर जो है वो चूना है, उसे जब ऑक्सीजन से मतलब जल से क्रिया कराते हैं तो किसका रूप ले लेता है, बूझे हुए चूने का, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैं मानता हूँ कि ये आपके दिमाग से उड़ रहा होगा, पर आपको बस केवल यही समझना है कि जल से क्रिया करने पर होता क्या है। तो क्या होता है, उस धातु के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है, जैसे C+O2, तो क्या बनेगा, CaO। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, कैल्शियम भी एक धातु है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो जेडियन यानी जिंक, यानी जिसे आप अपनी भाषा में जस्ता कहते हैं, तो जब उसे जल ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वो भी यही रूप लेता है, ZnO। तो धातु प्लस ऑक्सीजन के उसके साथ क्रिया क्या बनाया, धातु ऑक्साइड। से इस धातु का नाम जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, इस धातु का नाम कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जांपल है कि लोहा ऑक्सीजन से क्रिया कर फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे प्रायः लोहे का जंग लगना कहते हैं। जंग का सूत्र आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। आप लोग जंग का सूत्र कमेंट में बताएंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखिए लोहा जल से क्रिया कर फेरिक
ऑक्साइड डाईहाइड्राइड बनाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे Fe प्लस O2 कुछ मात्रा में H2O, देखिए ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। जब हम इसे यहाँ x का मान अगर 2 रख दें तो वो 2 यानी डाई को दिखाएगा, ठीक है। तो डाईहाइड्रेट का मतलब होता है Fe2O3 डॉट 2H2O। जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जल रहता है और ऑक्सीजन रहता है तो हम डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं कर सकते कि x का मान कितना होता है। जैसे आपको अगर किसी भीड़ में रख दिया जाए तो हम बता नहीं सकते कि भीड़ की संख्या कितनी है, पर अगर वो संख्या परिमित हो यानी कि 2 या 3 हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ इनकी संख्या 2 है। तो यहाँ पर जो संख्या थी वो 2 थी, तो हमने बता दिया कि इस जो जल से क्रिया करने पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड डाईहाइड्रेट, ठीक है। देखिए आगे क्या है, देखिए ये रिएक्शन आपकी बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले बार के पेपर में भी आ चुका है और कभी कभी ये 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि सोडियम जल और ऑक्सीजन से क्रिया कर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा देता है, इसी कारण उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कुछ पदार्थ जैसे कि सोडियम ये बहुत क्रियाशील होता है, अगर हम इसे ऐसे सोडियम को लेके जाएं तो आपका हाथ जल जाएगा क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव यानी बहुत तेज क्रिया करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे मिट्टी के तेल में रख देते हैं। मिट्टी के तेल में जब रखते हैं तो जो जल और जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो सोडियम के संपर्क में नहीं आती है, तो सोडियम क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया है, तो इसे आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। धातु का अम्लों से क्रिया, देखिए धातु कोई भी धातु हो वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, वो धातु का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन H2 गैस को रिमूव करेगा। किसको, H2 गैस को रिमूव करेगा, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए जैसे मैं Zn का एग्जांपल लूँ, Zn प्लस H2O, ठीक है, ZnO प्लस H2, ठीक है। मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर आप कभी कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप सोडियम को जल में गिराते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद कुछ बुलबुले ऐसे पानी में से यानी कि जिस पात्र में आप किए रहेंगे अभिक्रिया उसी से ऐसे बुलबुले निकलेंगे। अगर आप उसे किसी तेज धार वाली चीज़ जैसे सुई से फोड़ेंगे तो जब इसे ऐसे आप फोड़ेंगे तो फट फट की ध्वनि से ये फूटेगा। फट फट की ध्वनि कौन निकालता है, वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं अधातु की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन आप लोगों में और है, वो क्या है, धातु प्रायः क्षारों से क्रिया कर विस्थापन अवक्रिया या कोई भी अवक्रिया नहीं देते हैं, यह उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है किससे, जिंक से, तो सोडियम को अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तब तो क्रिया हो जाएगी, पर मैं अगर जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम के किसी भी यौगिक से क्रिया कराऊं तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रबल बंध। देखिए यहाँ पर बंध शब्द आता है, बंध का मतलब होता है पकड़। आप लोग इतना समझ लीजिए कि मित्रता एक बंध है। जैसे आपका अगर कोई अच्छा मित्र है और आपका कोई नॉर्मल मतलब कि सामान्य मित्र है, तो अगर आपका सामान्य मित्र चाहे कि आपके अच्छे मित्र के बीच में फूट डाल दें तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका अच्छा मित्र है, वो आपसे इतना अटैच है, आपसे इतनी मित्रता ज़्यादा है कि वो उसकी बात मानेगा ही नहीं। पर आपका परम मित्र आपके सामान्य मित्र में खोट यानी कि कहते हैं ना मध्यस्थता, लड़ाई करवा सकता है। यही बात इसमें भी लागू होती है कि जो सोडियम है वो किसी को भी मित्र बनाएगा, वो परम मित्र बनाएगा, पर जो Zn है वो परम मित्र यानी कि सोडियम के सापेक्ष उतना अच्छा मित्र नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम और जिंक का ही। देखिए ZnO ये क्रिया क्या कर लेगी, ये बनाएगा Na2O प्लस Zn, ठीक है। लेकिन अगर मैं Zn का क्रिया
ओ से कराऊं तो ये क्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा था। इसका क्या मतलब है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय इसलिए होते हैं, जैसे कोई भी धातु का ऑक्साइड, जैसे कि मैं ZnO ही ले लूं, अगर मैं इसे जल में घोलता हूं तो क्या होगा, ये बनाएगा ZnOH का होल ट्वाइस प्लस H2। हम लोग जानते हैं जो H प्लस आयन देता है वो अम्ल कहलाता है, जो OH माइनस आयन देता है वो क्षार कहलाता है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा पदार्थ, खट्टा पदार्थ। नमक को छोड़ दीजिए क्योंकि नमक तो एक लवण है, उसको मतलब आप समझ लीजिए अम्ल का मतलब होता है कुछ खट्टा टाइप का। लेकिन जो बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन H प्लस या H3O प्लस आयन देता है वो जो है अम्ल होता है, पर जो OH माइनस आयन देता है वो क्षार देता है। पर आप लोग इतना जानिए कि जो खट्टा होता है वो अम्ल है, जो कड़वा होता है जैसे नीम कड़वा होता है तो नीम को हम क्षार कह सकते हैं। ठीक है, तो जो धातु के ऑक्साइड हैं वो जल से क्रिया कर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो OH माइनस से हमको बन रहा है यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बन रही है तो एक क्या हुआ, ये एक क्षार हुआ। तो वही कहा गया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं एक अगर अधातु का एग्जांपल लूँ तो अधातु कौन से होते हैं, जैसे कार्बन, कोई भी गैस क्या है, अधातु होती है। कोई भी गैस और कोई भी द्रव, 5 आवर्त मतलब जो तत्व आज तक खोजे गए हैं उनमें से 5 को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई भी द्रव वो क्या है, द्रव तत्व वो क्या है, वो अधातु ही है। H2O जो जल आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो भी क्या है, वो भी अधातु ही है। जैसे अधातु क्या है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस। ठीक है, वो सब क्या है, वो सब अधातु है। अगर मैं एक अधातु का जल से क्रिया कराऊं, अधातु के ऑक्साइड को अगर मैं जल से क्रिया कराऊं तो ये देखते हैं होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं इसका क्रिया कराता हूं किससे, जल से, तो ये क्या बनेगा जानते हैं, ये बनेगा H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। ये क्या है, ये कार्बोनिल अम्ल है। कार्बोनिल अम्ल इसी के कारण कहीं कहीं वर्षा भी होती है, जब हम इसी की जगह SO2 का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बनेगा H2SO3। ये क्या है, ये सल्फोनिल अम्ल है। इन्हीं दो अम्लों के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। जैसे आप लोग अगर ताजमहल की फोटो अब देखेंगे तो वो हल्का पीला पड़ रहा है, वो पीला किस लिए पड़ रहा है, इन्हीं अम्लों के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है यानी जो हमारे लिए हानिकारक पानी गिरता है उसी के कारण जो ताजमहल है वो पीला पड़ जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि धातु और अधातु के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे हमने घड़ी पहना है तो घड़ी तो हमारे उपयोग की है ना, घड़ी को बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ है, धातु का, अधातु का। ठीक है, कहीं कहीं उपधातु का भी प्रयोग होता है जैसे जर्मोनियम। तो उपधातु का जो अध्याय है वो आपके आगे वाले आने वाले अध्याय में है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल धातु और अधातु के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो धातु का उपयोग वायुयान, वायुयान का मतलब होता है एरोप्लेन में होता है। जैसे एरोप्लेन की जो बॉडी है, जैसे एरोप्लेन के अगर आप बाहरी क्षेत्र को देखेंगे तो वो किसी न किसी धातु से ही बनी होती है। ठीक है, तो वायुयान, रेलवे गृह, अगर आप रेलवे में सफ़र किए होंगे तो जो रेलवे के डब्बे होते हैं जैसे वैगन कहते हैं, तो जो डब्बे होते हैं वो लोहे के ही बने होते हैं। और गृह सामग्री, गृह सामग्री का मतलब जैसे कि तवा, तवा किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। कुल्हाड़ी, फरुआ, ये सब किसका बना होता है, लोहे का। ये सब लोहा क्या है, एक धातु। तो धातु का उपयोग वायुयान, रेलवे गृह सामग्री और बर्तन, गाड़ियों में भी कहीं कहीं होता है। गाड़ियों की जो चादर बनाई जाती हैं, गाड़ियों के जो ऊपरी प्लेट है यानी ऊपरी ढांचा है वो भी तो लोहे का ही बना होता है। गहनों के रूप में हम किसके गहने पहनते हैं, सोने के, चांदी के। ठीक है, तो गहनों के रूप में भी होता है। अधातु का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले अध्याय में
फसल एवं प्रबंधन वाले अध्याय में बताया था कि हम लोग फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, NPK, मैंने आपको वो वहाँ शब्द बताया था NPK, ठीक है, इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। तो इसमें तो दो तो अधातु हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तो अधातु हैं। तो इनका प्रयोग हमने क्या क्या किया था, मिट्टी में डाला था, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता यानी कि जो फसल उत्पादन करने की क्षमता है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने इन पदार्थों को उसमें मिलाया था। तो वही लिखा गया है कि अधातु का उपयोग सांस लेने में का मतलब होता है हम किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, O2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मैंने बताया अधातु होता है। तो सांस लेने में, उर्वरक के रूप में, दैनिक जीवन में जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुओं बनाने में, उद्योग में जैसे कि पटाखा उद्योग, पटाखा किससे बनता है, पटाखा ट्राइनाइट्रोटॉल्यून TNT, किससे, TNT, ठीक है, और कुछ ऐसे विस्फोटक पदार्थों से ही बनते हैं, ठीक है। तो पटाखा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे कि बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं कि जो मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र बताया था, उसमें जो अधातु हैं उनके उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको लिमिटेड ही बताया है, मैंने यहाँ लिख दिया है इत्यादि में किया जाता है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितनी जगह हमने धातु और अधातु का उपयोग किया है। कुछ उद्योग और कुछ उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने धातु और अधातु का उपयोग कहाँ किया है जो इसमें ना दिया गया हो, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और इससे आप लोग पेपर में बिना रटे अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, धातु और अधातु का विभाजन, धातु क्या होते हैं, धातु के नेचर यानी कि धातु मजबूत होता है, धातु कठोर होता है, धातु में ध्वनिक क्षमता, तन्यता और आघातवर्धनीयता, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अधातु में मैंने क्या बताया कि अधातु चमकहीन होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। और मैंने आपको उपधातु के बारे में थोड़ा सा बताया कि उपधातु क्या होता है, ठीक है। उपधातु जिसमें मैंने बताया कि जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अधातु होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब उपधातु हैं, ठीक है। और मैंने धातु की कुछ अवक्रियाएँ, अधातु की कुछ अवक्रियाएँ आपको बताई, ठीक है। जो आपका चौथा चैप्टर था धातु एवं अधातु का, उसमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि NCERT की जो एक्सरसाइज है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपका कमेंट पिन करके उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैं उस टॉपिक पर, उस स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का ऑप्शन होता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो आपके रिगार्डिंग जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।